प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एनालिटिक फंक्शन की कुछ क्वेश्चंस को देखा था। बेसिकली 2 क्वेश्चंस को देखा था और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि एनालिटिक फंक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे उनको करना कैसे है, कैसे हम जो जनरल क्वेश्चन आएंगे जिनमें कोई भी पॉइंट के ऊपर एनालिटिसिटी चेक करने को नहीं कहा जाएगा, केवल एक फंक्शन दिया जाएगा, उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे चेक करेंगे कि भाई वो एनालिटिक है कि नहीं। और उसके लिए हम लोग सीआर इक्वेशन का यूज करेंगे। हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस की मदद से ये समझा भी था, साथ ही हम लोगों ने कुछ और वहां पर डिस्कशन भी किया था जिसमें और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने समझा था। आज हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें आपको किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिसिटी पूछी जाएगी। आई रिपीट, यहां पर अब पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपसे वो ये नहीं कहेगा कि आप किस चीज के मतलब केवल एनालिटिसिटी चेक करिए। अब वो आपसे ये कहेगा कि भाई इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिसिटी चेक करिए। वो आपसे ये कहेगा कि भाई इस पॉइंट पर आप कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ये भी चेक करो। साथ में ये भी चेक करो कि फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हम लोगों को यहां पर अब 2 काम करने हैं। हम लोगों को एक पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है बच्चों, उस पॉइंट पर हमें सीआर इक्वेशंस भी चेक करनी है कि भाई सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। और साथ ही हमें यह भी चेक करना है कि फंक्शन जो है वो वहां पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी ये हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस के साथ में काम करना है विद्यार्थियों। तो चलिए आइए आज के लेक्चर में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, क्योंकि आपसे पेपर में इस तरह के प्रश्नों को पूछा जा सकता है, ठीक। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आने वाला है विद्यार्थियों, उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आपको किसी एनालिटिक फंक्शन का अगर रियल या इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा तो कैसे पूरा एनालिटिक फंक्शन वहां पे कंस्ट्रक्ट करना है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए। सो आज अपन लोग पॉइंट के ऊपर फंक्शन की सीआर इक्वेशन और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट करेंगे। साथ में कुछ जनरल क्वेश्चंस भी लेंगे जो एनालिटिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे और उनको भी समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3, है ना। हमने 2 पिछली बार करे थे, तो तीसरे को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, नॉट स्क्वायर रूट, इट्स रेस्ट टू द पावर 1/4। ये जो 4 है ये 1/4 पावर को डिनोट करता है बच्चों। इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन इवन दो सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाई देयरऑफ। इट मीन्स दैट कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है, किस पॉइंट पर, ओरिजिन पर, जबकि सीआर इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ऐसा तभी संभव होता है विद्यार्थियों जब डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करने के लिए जाएंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी फेल हो जाएगी इस फंक्शन की, जबकि सीआर इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे हैं इसको समझते हैं। तो विद्यार्थियों भाई सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पास क्वेश्चन एफ में ये जो पावर लिखी हुई है ना 4, बेसिकली ये नहीं है, इसको क्वेश्चन से हटा दीजिएगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन केवल इतना है ना, ये एडिटिंग के समय कुछ मिस्टेक हो गई होगी, जाने दीजिए। सो द क्वेश्चन ओनली इज एफ जेड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस एक्स वाई, दैट्स ऑल, दिस इज द क्वेश्चन 10। अब हम इस क्वेश्चन को टेस्ट करने वाले हैं कि ये एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर, लेकिन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट्स आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सीआर इक्वेशन के लिए बेसिकली रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना होता है। तो आपके पास में एफ जेड इज इक्वल्स टू दिस वन है, दिस इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। तो यू एक्स वाई तो भाई ये का यही हो जाएगा पूरा का पूरा, और वी एक्स वाई क्योंकि इसमें कोई भी आयोटा टर्म के साथ में फंक्शन नहीं है इसलिए वो 0 रहेगा विद्यार्थियों। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपके पास में u आ गया है और v आ गया है। तो बेसिकली कॉची-रीमान इक्वेशन जो हैं सीआर इक्वेशन, वो सीआर इक्वेशंस क्या होती हैं विद्यार्थियों, वो होती हैं डेल u बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल v बाय डेल y, और डेल u बाय डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल v बाय डेल x। सो अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है ओरिजिन पर, और उसके लिए जो हम इसकी मेन डेफिनेशन होती है उसके ऊपर जाएंगे। मेन डेफिनेशन कौन सी, कि भाई डेल u बाय डेल एक्स अगर लेना है तो इट मीन्स दैट दिस इज लिमिट
you can say that it's so the definition is limit h tending to 0 f x plus h comma y minus f x y और डिवाइड बाय h, है ना। आप ये कह सकते हैं यहाँ पर u मीन्स f हम लोगों ने ले लिया है एंड डिवाइड बाय h। तो बेसिकली विद्यार्थियों हम लोग किस पे, ओरिजिन पे टेस्ट कर रहे हैं, ये वाला है ना, हम ओरिजिन पे टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x की और y दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन कुछ ऐसी बनेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h कॉमा 0 माइनस f 0 0 और डिवाइड बाय h। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करा है उसने, h की जगह पर x ही ले लिया है, मतलब x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 एंड द डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग डेल यू बाय डेल x ओरिजिन पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 डिवाइड बाय x। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब एक तरह से ये जो x है ना ये बेसिकली h का काम कर रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सो भाई आप लोगों ने ये लिख दिया बाय द डेफिनेशन, ये तो बाय डेफिनेशन आप लोग लिखोगे, ठीक है। अब भाई ux 0 0, तो भाई u 0 0 की वैल्यू निकालने के लिए जाओगे ये यहां से, ये फंक्शन से यहां से, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 और u x 0 की जो वैल्यू है वो भी 0 आएगी क्योंकि y मल्टीप्लाई में है और आपने उसको 0 कर रखा है, तो वो भी 0 डिवाइड बाय x। तो 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0, तो आपके पास में डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों। सिमिलरली विद्यार्थियों जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में डेल यू बाय डेल वाई निकालने के लिए जाएंगे तो लिमिट y टेंड्स टू 0 हो जाएगा और x की जगह पर अब y आ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज अब हम y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर y आ जाएगा। ये जो डेफिनेशन आपने लिखी थी ना, इस डेफिनेशन में अब कुछ नहीं करना है, जो h को था h को y में ऐड करना था, ये यहाँ पर बस केवल, है ना। और फिर आप h ले लो चाहे y ले लो, डजेंट मैटर, है ना, बिकॉज टेंस टू 0 ही है। तो y टेंस टू 0 u 0 y माइनस u 0 0 डिवाइड बाय y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिखिए इसकी वैल्यू लिखिए तो दोनों की वैल्यू ही 0 0 हो जाएगी एंड y डिवाइड में ये रहा एज इट इज, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्टीमेटली 0 हो जाएगी। सिमिलरली डेल v बाय डेल एक्स निकालेंगे, डेल v बाय डेल y निकालेंगे, तो इन सभी की वैल्यू, क्योंकि v तो 0 ही है ना अल्टीमेटली, तो यहाँ पर अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि इन चारों डेरिवेटिव्स को निकालने के बाद में जब हम देखते हैं कि सबकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि CR इक्वेशंस तो सेटिस्फाई हो रही हैं इजीली, है ना। सो दैट इज द CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाई एट द ओरिजिन। लेकिन जब हम फंक्शन को 0 पर उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए जाते हैं, जैसे ये जा रहे हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए, f डैश 0 का मतलब होता है वी आर फाइंडिंग df dz एट z इज इक्वल्स टू 0 बेसिकली, ठीक है ना। सो लिमिट z टेंडिंग टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z माइनस 0, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है जब आप क्या कहते हैं इस तरह से जाते हो, है ना। अगर आप इसमें क्या कहते हैं कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेसिकली होना क्या चाहिए था, z प्लस डेल z ऐसा भी लिख सकते थे आप, उसमें कोई इशू नहीं है, और या फिर ये डेफिनेशन यूज़ कर लीजिए। मैं कहूँगा कि आप ये वाली जो डेफिनेशन है इसको यूज़ कर लीजिएगा जब z जो है वो बेसिकली जब दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है x और y, तो आप इस तरह की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा कारगर और ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना। तो भाई ये वाली डेफिनेशन हो गई किसकी, f डैश 0 की। ध्यान दीजिएगा हम 0 पे निकाल रहे हैं वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर भी 0 आ गया है, ओके। अदरवाइज ये वैल्यू कुछ और हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग मैं आपको बात करूँ किसकी, तो विद्यार्थियों ये जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है ना ये वाली, इस डेफिनेशन में आगे बढ़ने से पहले इस डेफिनेशन को मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। देखो लिमिट जो डिफरेंशिएशन है उसमें दो तरह की डेफिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं जो अभी तक आप लोग पढ़ के आए हो। जैसे किसी पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पर अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो हम ऐसे करते थे। तो x इज इक्वल्स टू a पॉइंट पर हम लोग डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते थे, हम लोग कुछ इस तरह से चेक करते थे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए, ध्यान दीजिएगा हम a पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, और डिवाइड बाय h। तो अगर हम लोग a पॉइंट पर चेक कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी तो हम लोग इस तरह से जो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला है उसको यूज़ करते थे। यही फॉर्मूला बच्चों इक्विवेलेंट होता है इसके, किसके,
लिमिट x टेंडिंग टू a f(x माइनस एफ ए डिवाइड बाय x माइनस ए। अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो बेसिकली जब आप h टेंडिंग टू 0 करते हैं, इस वाली क्वांटिटी को 0 कर देते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है वो बराबर हो जाती है और नीचे 0 बनने लगता है। ठीक है, दैट्स गुड। सिमिलरली अगर आप नीचे वाली डेफिनेशन को देखें तो सेम यही यहां पर भी हो रहा है कि जब आप x टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं, सॉरी x टेंडिंग टू a कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं शायद, हाँ, जब आप x टेंडिंग टू a कर रहे हैं तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये fa बन रही है और ये ऑलरेडी fa है, तो दोनों इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब दोनों का सम जो है 0 हो रहा है और नीचे भी जो वैल्यू है वो 0 हो रही है व्हेन x टेंडिंग टू a। तो अल्टीमेटली ये जो डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज आल्सो रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन fx एट पॉइंट a। हमने यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करा है। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है कि हम z इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं फंक्शन fz की, तो दैट डेफिनेशन बिकम fz माइनस f0 डिवाइड बाय z माइनस 0 और z टेंडिंग टू 0 है। तो यहाँ पर हम लोग पहले fz की वैल्यू लिखेंगे, ये हमने लिख दी, f0 की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज जैसे आप z को 0 करते हैं तो xy भी 0 हो जाता है, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी और डिवाइड में आ गया x प्लस आई वाई। नाउ लुक एट दिस भाई, ये एक लिमिट का क्वेश्चन बन गया है। अब इस लिमिट के क्वेश्चन को करने का कई सारे तरीके हैं, तो उन तरीकों में से एक तरीका है कि जब आप लिमिट को चेक कर रहे होते हैं और आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचना चाह रहे हैं, जैसे आप यहां से चलना शुरू करें और आपको यहां पर पहुंचना है, तो आप सीधे भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, ऐसे जाके ऐसे भी जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज, मतलब आप पाथ कौन सा डिसाइड करते हैं, किस पाथ के थ्रू वहां पहुंचते हैं, ये क्या कहते हैं, बिल्कुल भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा पाथ लेते हैं। तो जब आप यहां पर z को 0 करना चाहते हैं, एक तरह से x और y दोनों को ही 0 करना चाहते हैं, तो आप एक रिलेशनशिप यूज करते हैं y इज इक्वल टू mx, क्योंकि ये रिलेशनशिप भी एक वेरिएबल के 0 होने से दूसरे वेरिएबल को ऑटोमेटिकली 0 कर देता है। तो जैसे ही क्या कहते हैं, आप इस लिमिट में y इज इक्वल टू mx लिखते हैं, तो ये आपका बन जाता है अंडर रूट ऑफ mx स्क्वायर माइनस 0, और यहाँ पर जैसे ही y की जगह पर आप mx लिखेंगे तो यहाँ से x कॉमन निकल आएगा और 1 प्लस आई एम मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से बेसिकली क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर है, बाहर आएगा तो ये x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा अंडर रूट मॉड्यूलस ऑफ m डिवाइड बाय 1 प्लस m विच इज नॉट यूनिक। मतलब कि ये जो वैल्यू आ रही है लिमिट की, ये यूनिक नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये m के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप m को 1 लिख देंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, 2 लिख देंगे तो कुछ और आएगी। मतलब कि हमें डिफरेंशियबिलिटी के लिए जो लिमिट है वो यूनिक नहीं मिल रही है। जब डिफरेंशियबिलिटी के लिए जो लिमिट है वो यूनिक ना मिले तो इसका मतलब होता है कि जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, hence fz is not analytic at origin although the Cauchy-Riemann equations are satisfied। यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पर तो एनालिटिक भी नहीं होगा, भले Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हूं या नहीं हो रही हूं। ठीक है ना, खैर हो रही हैं वो तो पहली कंडीशन है ही, ठीक है ना, लेकिन फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना भी बहुत जरूरी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो यहां पर विद्यार्थियों हम लोगों ने ये समझा कि यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर Cauchy-Riemann से इक्वेशन सेटिस्फाई अगर हो रही हैं तो उस पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी भी अलग से चेक करनी पड़ेगी, तभी हम ये कह पाएंगे कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है उस पॉइंट पर। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो उससे एनालिटिसिटी जो है वो फेल हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन में हुआ था। चलिए आइए कुछ और एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे जिसमें हम लोगों को यही कंडीशन फिर से फेस करनी पड़ेगी। तो देखो एक और क्वेश्चन हमने लोगों ने यहाँ पे लिया, प्रूव दैट द फंक्शन fz डिफाइंड बाय fz इज इक्वल्स टू x क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस y क्यूब 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z इज इक्वल्स टू 0 f0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बेसिकली उसने दे दिया है कि जो f0 है ना वो 0 है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना, और जब z 0 नहीं है तो ये आपको दिया है। इस कंटिन्यूअस
मतलब ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। एंड द CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाई एट द ओरिजिन येट y डैश 0 डज नॉट एग्जिट। मतलब आपको ये बताना है कि ये कंटिन्यूअस है, पहली चीज। मतलब आप जब इसकी लिमिट निकालोगे z इज इक्वल टू 0 पे, तो ये वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि f0 पर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। CR इक्वेशंस भी आपको चेक करनी है कि ओरिजिन पे भाई CR इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन फिर वही वो बोल रहा है कि भाई लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है विद्यार्थियों, ठीक है। तो चलिए आइए चेक करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिमिट z टेंस टू 0 पर fz की वैल्यू निकालते हैं। मतलब ओरिजिन पर सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो z टेंडिंग टू 0 का मतलब है x और y दोनों का 0 होना, और ये यहाँ पर हमने फंक्शन की वैल्यू लिख दी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब हमने पहले x को 0 करा, तो जब x को 0 करा तो जितने भी x वाली चीज़ें हैं वो 0 हो गई, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये पूरी की चीज़ 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा -y³ 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय y², ये आपके पास में आ गया। फिर हमने y को भी 0 कर दिया, तो जैसे ही y को 0 करेंगे, तो सॉरी y को 0 करने से पहले नीचे वाला और ऊपर वाला y आप काट लीजिएगा, तो ऊपर आपके पास केवल एक y बचेगा, तो -y 1 माइनस आयोटा, है ना, ये आ जाएगा। जैसे इसमें y की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये जो लिमिट आ रही है ये बराबर है किसके, f0 के। मतलब फंक्शन की 0 पर जो वैल्यू थी ना 0, उसके बराबर आ गया। तो जैसे ही ये 0 के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे हेंस fz is continuous at z is equals to 0। मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है z is equals to 0 पर, ठीक। अब ध्यान देना कि उसने दोनों तरीकों से करा। अभी आपने पहले x को 0 करा था, फिर y को। अभी यहां पर उसने पहले y को 0 करा, ये देखो यहां पे पहले y को 0 करा, फिर x को 0 करा, तो भी आपकी क्या है, जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। बेसिकली जब दो वेरिएबल की हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम इस तरह का ऑर्डर का जस्ट टेस्ट कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ से अगर देखें तो वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में जिसमें बराबर ना आए, अगर ऐसा होता है तो उस केस में फिर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है और फिर कंटिन्यूटी भी फेल हो जाती है। पर यहाँ पर दोनों ही केस में वैल्यू बराबर आई है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। नाउ सो अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। अच्छा यहाँ पे कंटिन्यूटी उसने फिर क्या लिखा है, दस द लिमिट z टेंडिंग टू 0 fz इज इक्वल टू f0 व्हेन x टेंड्स टू 0 फर्स्ट एंड देयर आफ्टर y टेंड्स टू 0 एंड द वाइस वर्सा। नाउ लेट बोथ एन x एंड y टेंड्स टू 0 साइमल्टेनियसली अलोंग द पाथ। मतलब वो और भी टेस्ट कर रहा है, इसके अलावा वो फिर एक और पाथ लेके y इज इक्वल टू mx पाथ लेके फिर से कंटिन्यूटी लिमिट को चेक कर रहा है। तो लिमिट z टेंडिंग टू 0, वैसे मेरे हिसाब से आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कहते हैं, केवल इस लिमिट को निकालने के बाद में डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। हालांकि अपने नॉलेज के लिए आप ये वाला काम कर सकते हैं, तो फिर भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू mx जैसे ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बदल जाएगा, ठीक है ना। और पूरा के पूरा क्योंकि x में बदल गया है तो अब केवल लिमिट x टेंडिंग टू 0। सो दिस इज वी हैव, दिस वी हैव। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से अगर कॉमन ले लें विद्यार्थियों और नीचे के एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो हमारे पास में ऊपर ये वाला टर्म बचेगा और नीचे 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा। अब जैसे इसमें x टेंडिंग टू 0 करते हैं तो ऊपर वाले इस x के कारण जो है पूरा का पूरा 0 हो जाता है, और यहाँ पर जो लिमिट है वो f0 बराबर 0 के आ जाती है। इट मीन्स दैट कि जो फंक्शन है वो z इज इक्वल टू 0 पर उसकी जो लिमिट है, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0 ही आ रही है। तो इट मीन्स दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी तो हमने बता दी बच्चों। अब हम लोग क्या बताने वाले हैं, अब हम लोग बताने वाले हैं कॉची रीमान इक्वेशन। तो कॉची रीमान इक्वेशन के लिए हमें fz को क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है ना पूरा का पूरा, इसमें हम i वाले टर्म अलग कर देते हैं, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट मतलब अलग कर देते हैं और रियल पार्ट अलग कर देते हैं। तो ये जो एक्स क्यूब है इसको अलग ले लो, ये जो वाई क्यूब है इसको अलग ले लो, और ये एक्स क्यूब आयोटा और प्लस वाई क्यूब आयोटा को अलग ले लो, ठीक है ना। तो उसमें से भाई आप आयोटा कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली चीज़ आपके पास में आ जानी है विद्यार्थियों। नाउ ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया बच्चों आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। दिस इज योर रियल, दिस इज योर इमेजिनरी। सो यू हैव यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वी एक्स वाई वो हो गया आपके पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। और दोनों की ही वैल्यू को अगर 0 0 पे निकालेंगे तो वो 0 ही आएगी, ठीक है ना। ऊपर और नीचे अगर x और y को आप 0 0 रख देंगे तो यू विल गेट 0 0, ठीक है ना। पहले किसी एक को रख दो फिर दूसरे को रख दो, देन यू विल गेट 0 0 वैल्यू, ठीक। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई हैं, ठीक है, किसकी, u और v की। और उसका कारण ये है भाई, आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि सर नीचे भी तो 0 हो रहा है ऊपर भी 0 हो रहा है तो ये तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। नो, बेसिकली अगर पावर ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है तो उस केस में न्यूमरेटर के कारण आपकी जो वैल्यू है वो 0 बनेगी, ठीक है। नाउ अब हम लोग कॉशी-रीमान इक्वेशन के लिए जो पार्शियल डेरिवेटिव है डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई, इन सब की वैल्यू को चेक करेंगे बच्चों। तो सेम फिर से वही यूज़ करेंगे बच्चों, क्या कि जब डेल यू बाय डेल एक्स एट 0 0 हम लोग निकालने के लिए जाएंगे बच्चों, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, है ना, यू एक्स कॉमा 0 माइनस यू 0 0 डिवाइड बाई एक्स, है ना। हमने ये डेफिनेशन यूज़ करी है डिफरेंशियबिलिटी की, और उसमें बेसिकली जो h है उसका काम कर रहा है x, ठीक है। नाउ ये वैल्यू 0 है, इसकी जो वैल्यू है वो निकालने के लिए जब जाएंगे तो आपके पास में कितनी आएगी, x आएगी, है ना। जैसे ये है यू एक्स वाई, इसमें आप y की जगह 0 रख दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर आएगा, तो आपके पास में अल्टीमेटली कट के क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ऊपर भी x नीचे भी x कट के फिर आपके पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे, ये -1 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऊपर -y बचेगा। जब आप डेल v बाय डेल एक्स निकालेंगे आपके पास में +1 आएगा, जब आप डेल v बाय डेल वाई निकालेंगे आपके पास में +1 आ जाएगा, ठीक। सो अल्टीमेटली आपके पास में ये वैल्यूज आएंगी। सो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो डेल यू बाय डेल एक्स एट 0 0 इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, ये यहाँ पर आना चाहिए बेसिकली, इसको ये यहाँ पर आना चाहिए। सो सी आर इक्वेशन के लिए जो कंडीशन है कि डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, ये सेटिस्फाई हो गया। डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, क्योंकि अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक। तो यहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं ओरिजिन पे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं 0, मतलब डायरेक्टली डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं एफ जेड की, है ना। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट एफ जेड की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। सो हम इसी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे एट ओरिजिन, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ओरिजिन पे ही मिलेंगे बच्चों, है ना। तो एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू दिस वन, ये एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू दिस वन। अब यहाँ पर एफ डैश f0 की वैल्यू तो 0 है, तो आपके पास एफ डैश बाय जेड ही बचेगा। तो ये तो रहा आपका पूरा का पूरा, ये इतना जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो हो गया आपका fz, और ये जो x प्लस आई वाई लिखा हुआ है ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका z, ठीक है। नाउ z टेंडिंग टू 0 के लिए अब आप इसको एक पाथ के थ्रू ले लीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर ये बार बार आप y इज इक्वल टू एम एक्स क्यों लेते हैं, आप कुछ और क्यों नहीं ले सकते। आप कुछ और भी ले सकते हैं, आप y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग एल्स, लेकिन y और x में रिलेशनशिप वही आपको लेनी है जो x के 0 होने पर y को भी 0 बना दे, वही रिलेशनशिप लेनी है। आप y इज इक्वल टू 1 प्लस mx नहीं ले सकते हो, क्योंकि उससे x के 0 होने से y कभी 0 नहीं होगा, क्लियर है। तो सेम इस बात का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, और ये सबसे इजीएस्ट वे है, दैट्स वाई हम लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है ना, दैट्स वाई हम लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू, वहाँ 1 मत लो, आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू जब mx लिख देते हैं विद्यार्थियों इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, तो आपके पास में ये वाली स्थिति बन जाती है ना। और अब अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में से ऊपर से x कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, नीचे से भी x कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा विद्यार्थियों।
तो अगर आप पूरा की पूरी कंडीशन देखें तो x खत्म हो चुका है और केवल आपके पास m बचा है। तो इसका मतलब ये जो लिमिट है वो कंप्लीटली m के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। तो ये यूनिक नहीं है लिमिट, और जब यूनिक नहीं होती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इट मीन्स दैट कि f'(0) इज नॉट यूनिक, f'(0) इज नॉट यूनिक, या फिर f' इज नॉट यूनिक एट z इज इक्वल टू 0 बेसिकली, ठीक है ना। सो द f'(0) इज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं लेकिन फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस विद्यार्थियों आपको मिल सकते हैं पेपर में, है ना। इसकी संभावना बहुत कम है लेकिन मिल सकते हैं, उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। एक क्वेश्चन और मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा हुआ है, ये आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को होल्ड करके रख रहा हूं और इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ये मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं एक तरीके से, और इसमें भी यही होगा विद्यार्थियों कि आपको बेसिकली नेचर चेक करना है फंक्शन का, और मतलब कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, उसके बाद में जो पार्शियल डेरिवेटिव है उनकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं ओरिजिन पे ये भी चेक करना है विद्यार्थी। तो ux, uy है ना, vx, vy सब चेक करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा वो निष्कर्ष आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो आपने यहाँ पे लिख भी दिया है कि फंक्शन इज नॉन एनालिटिक एट ओरिजिन, जबकि CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल 2 क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों ने ये समझा कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर हमें एनालिटिसिटी चेक करनी होगी तो हम कैसे चेक करेंगे, और हम लोगों को किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मिल सकते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर में जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। वैसे स्टार्टिंग में हमने ये कहा था कि हम कुछ और क्वेश्चंस भी लेंगे जो कि बेसिकली कुछ अलग टाइप के होंगे, जो एनालिटिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज को की मदद से सॉल्व होंगे। उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं विद्यार्थियों, और अभी इस लेक्चर में फिलहाल आप इन 2 क्वेश्चंस को लीजिए और इस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और किसी पॉइंट पर एनालिटिसिटी चेक करने के मामले में अपने आप को क्या कर लीजिए, परफेक्ट कर लीजिए, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पे आकर अक्सर जो बच्चे हैं ना वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। फैल का मतलब ये होता है कि फेल हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इट्स अ टफ पार्ट, ठीक। सो नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे हम लोग एनालिटिसिटी को लेकर। तो तब तक खूब पढ़ाई करिए, खुश रहिए, बढ़िया, बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते रहिए जो आप उम्मीद करते हैं कि आपको भी सीखना चाहिए, राइट। और अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए और अच्छा अच्छा काम करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।